आज हम सॉल्व करते हैं अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर 2 एएस लेवल स्ट्रक्चर पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। तो आई होप आप सबको पता होगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। आगे चलते हैं और हम यूज द आंसर टू ए कह रहा है कि ये जो ए में आपने वर्क डन की डेफिनेशन बताई है, यानी वर्क डन को यूज करते हुए टू डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो आपके पास पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है एक तो एनर्जी अपॉन टाइम, लेकिन उसने कहा है कि पार्ट ए को यूज करना है तो हम लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम। और आप सबको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी के, और फोर्स बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ मेरा बेटा, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms-2। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और होल डिवाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड देखो डिनोमिनेटर में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो टोटल सेकंड आपके पास कितना हो जाएगा, 10 टू द सेकंड टू द पावर -3। एक चीज ये हो गई, मीटर और मीटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका यूनिट तो बहुत आसान है हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। नाउ आगे चलते हैं पार्ट सी। द मैक्सिमम यूजफुल आउटपुट पावर P ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड इज गिवन बाय, पावर का आपके पास एक फॉर्मूला दिया है V क्यूब टाइम्स B, where V is the maximum speed and B is a constant. For the car आपके पास P 84 किलोवाट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पावर जो है किलोवाट में दी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज अनसर्टेनिटी हमारे पास परसेंटेज दी हुई है 5%, और B की वैल्यू हमारे पास 0.67। तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5% दी हुई है, B की वैल्यू 0.56 प्लस माइनस 7%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन B दी हुई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B, सॉरी B नहीं V। तो आपको V निकालना है तो V को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम V को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास V क्यूब बराबर है P अपॉन B, और बेटा अगर मुझे V निकालना है तो V बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ P अपॉन B, और ये क्यूब रूट हो गया। तो जो हमारे पास P की वैल्यू है वो है 84, और किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 0.56, और कैलकुलेटर में आपके पास एक रूट होता है और एक क्यूब रूट होता है, तो ये क्यूब रूट वाला दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.13। क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 2SF के अंदर है तो हम इसको लिख लेते हैं 53। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ V। कह रहे हैं V की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दो। तो मेरा बेटा ये जो मैंने लिखा था V बराबर है क्यूब रूट ऑफ P अपॉन B, क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, कैसे कि V बराबर है, ठीक है, आपके पास P अपॉन B, और इसको हम 1/3। अनसर्टेनिटी क्या हो गई, डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, अच्छा क्योंकि हमारे पास सारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हुई हैं तो मैं भी यहाँ पे परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि पावर जो होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है, तो ये हमारे पास 1/3 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये एक अलग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब P की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद मैंने दो क्वांटिटीज ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, अनसर्टेनिटी मस्ट बी एडेड टुगेदर।
और b की अनसर्टेनिटी डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब मेरा बेटा आपके पास 1/3 एज इट इज है और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो आपके पास डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 दैट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन p और वो हमारे पास कितनी दी हुई है 5%। ठीक है, तो उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे 5% लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है और डेल्टा b अपॉन b इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन b और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन b कितनी है 7%। तो यहाँ पे हम 7% लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 7%। तो बेटा इनको आपने ऐड किया तो ये हो गया 13%। 13% नहीं सॉरी 12% को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 4%। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ठीक है, अब मुझे डेल्टा v चाहिए, बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा v चाहिए। तो मेरा बेटा इधर देखो, ये तुम्हारे पास 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे 4 ठीक है डिवाइडेड बाय और मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ये 4 डिवाइड बाय 100 और ये जो तुम्हारे पास v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे v, यहाँ पे हम v लिख देंगे। अच्छा, v की वैल्यू हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 53, तो मैं यहाँ v को यहाँ से इरेज करके 53 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम v की जगह 53 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो आपके पास आंसर आया वो आया 2.12 और आपको रूल तो मालूम है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो मस्ट बी 1 sig fig ओनली। ये 1 sig फिगर के अंदर आपने लिखनी होती है। तो 2.12 का आपके पास 1 SF में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। अ स्फेरिकल बलून इज फिल्ड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे एक तो उसने बता दिया कि बलून जो है ये स्फेरिकल इन शेप है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्फेरिकल का क्या यूज आता है। अ स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग टू द बलून। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और ये बलून है हमारे पास और ये स्ट्रिंग आ गया और ये ब्लॉक आ गया। ठीक है भाई, द ब्लॉक इज हेल्ड ऑन द ग्राउंड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स सो दैट द स्ट्रिंग इज वर्टिकल। ठीक है, द डेंसिटी of the air surrounding the balloon is 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, डेंसिटी दे दी। इसके अलावा उसने क्या कहा है, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बलून इज, आपके पास अपथ्रस्ट की वैल्यू दे दी है, अपथ्रस्ट की वैल्यू दी है और आपके पास दूसरी किस चीज की वैल्यू दी है, डेंसिटी की वैल्यू दी है ना। और आगे चलते हैं, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड द ब्लॉक इज नेग्लिजिबल। ठीक है, कह रहा है कि सिर्फ अपथ्रस्ट जो है वो किस पे लग रहा है, बलून के ऊपर लग रहा है। ठीक है, बाय यूजिंग आर्शिमिदस प्रिंसिपल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बलून। लो भाई, पूरी कहानी सुनाने के बाद इन्होंने आखिर में क्या कहा, रेडियस ऑफ द बलून निकाल लो। ठीक है, रेडियस ऑफ द बलून निकालने के लिए हमारे पास चूंकि स्फेरिकल इन शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस हमें निकालना है। अब सवाल ये पैदा होता है 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। वॉल्यूम के लिए हम अपथ्रस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में अगर आपको याद हो तो अपथ्रस्ट बराबर होता है, अपथ्रस्ट को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेंसिटी रॉ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, दोनों का मतलब एक ही है। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 0.071। डेंसिटी आपके पास 1.2 दे दी है। जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.81 और यहां से हम वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करने के बाद जो आंसर आया वो आया 6.03 टाइम्स 10 टू द पावर -3। ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। ना मेरा बेटा, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना ये था कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बस यार वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम अभी हमने निकाला है 6.03 टाइम्स 10⁻³ और 4/3 अपनी जगह आ गया, पाई अपनी जगह है और ये आर का क्यूब। ठीक है भाई, तो जब आप इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.11 मीटर्स। आगे चलते हैं, आपके पास कह रहा है कि द टोटल वेट ऑफ द बलून स्ट्रिंग एंड द ब्लॉक इज 0.053 न्यूटन्स। कह रहा है कि ये जो बलून, स्ट्रिंग और ब्लॉक, इन सब का जो वेट है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास वेट है 0.053 न्यूटन्स। ये आपके पास वेट गिवन दिया है। अच्छा, इसके अलावा जो हमें यहाँ पे एक चीज़ बताई थी उसने कि अप थ्रस्ट भी तो दिया हुआ था, तो अप थ्रस्ट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और ये आपके पास अप थ्रस्ट की डायरेक्शन आ गई, ठीक है, और अप थ्रस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.071 न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्स्ट्रा फोर्स होल्डिंग द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड इज रिमूव्ड। ठीक है, ये फोर्स को उन्होंने रिमूव कर दिया, सो दैट द रिलीज ब्लॉक इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस कि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी अपवर्ड फोर्स इज लार्जर देन डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, और आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो मेरा बेटा, आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ओ लेवल्स में पढ़ा है आपने, MA, और आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको पता है कि अप थ्रस्ट लार्जर होगी, वेट आपके पास स्मॉलर होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब अपवर्ड फोर्स इज अप थ्रस्ट विच इज कितनी थी, 0.071, तो 0.071 माइनस वेट कितना है 0.053, और मास हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो मास के लिए हम क्या करते हैं, 0.053 को डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 9.81। कैसे निकाला बेटा, ये भी बता देता हूँ। देखिए आपके पास W इज इक्वल्स टू mg है, तो अगर मुझे मास निकालना है तो मास के लिए मैं क्या करूँगा, वेट W/g बराबर हो जाएगा मास के। देखो मैंने ये g यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इधर भेजा है तो डिवाइड हो गया, तो वेट को मैंने 9.81 से डिवाइड किया है, ये रहा। अच्छा भाई, आगे क्या है, एक्सेलरेशन जो हमने निकाल ली है, इसको जब आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3। नाउ और आगे चलते हैं, तो एक्सेलरेशन भी आ गई हमारे पास। कह रहे द बलून कंटिन्यूज टू लिफ्ट द ब्लॉक। ठीक है, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एज द ब्लॉक is moving vertically upward with a speed of 1.4 meters per second। कह रहे हैं कि बलून ऊपर जब जा रहा था जिस स्पीड से 1.4 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर जाते हुए आपके पास वो स्ट्रिंग टूट गया। ठीक है, अच्छा तो लेट से ये हमारे पास ग्राउंड था, ठीक है, और ये हमारा वो बलून था, ठीक है, और ये बलून आपके पास ट्रेवल कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड। कैसे पता अपवर्ड डायरेक्शन में, लिखा हुआ अपवर्ड स्पीड कितनी है आपके पास, 1.4 मीटर्स पर सेकेंड, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था। नाउ आगे चलते हैं। आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स द डीअटैच्ड ब्लॉक ब्रीफली कंटिन्यूज मूविंग अपवर्ड बिफोर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द ग्राउंड। तो कह रहे हैं कि भाई ये ऊपर जाता रहा, ठीक है, तो मैं अपने ये 1.4 मीटर पर सेकंड को साइड पे ले लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं इस पे, और ये देखिए कि ये आपके पास क्या कह रहे हैं कि ये ऊपर जाता रहा, ठीक है, और उसके बाद
ज़ाहिर स्पीड डिक्रीज होगी, ये जो बलून है ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो ये बलून डिसेलरेट होगा और एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के बलून की फाइनल स्पीड बिकम्स 0। ठीक है, ये यहां तक पहुंच के रेस्ट पर आएगा और उसके बाद डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, तो ये तो बता रहे हैं कि ब्लॉक जो है जब आपके पास नीचे आया, ठीक है, तो जिस स्पीड से उसने हिट किया है, ठीक है, तो आपके पास वो स्पीड थी जब उसने हिट किया है ग्राउंड को, तो वो स्पीड कितनी थी? वो स्पीड वो आपसे कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी, 3.6 मीटर्स पर सेकेंड। नो भाई, अब आप देखते हैं। अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस ऑन द ब्लॉक इज नेग्लिजिबल। ठीक है, by considering the motion of the block after the string breaks, calculate the height of the block above the ground when the string breaks। तो देखो, एक चीज तो ये कि तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट हो गई। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास जो आ रही है वो एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और इसमें कहीं पे भी उसने टाइम नहीं बताया, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लग सकती। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी तुम देख लो टाइम का फैक्टर आ रहा है जो हमारे पास अननोन है, तो ये इक्वेशन दी गई। अब हमारे पास ले दे के एक ही क्वेश्चन बचती है, और वो क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मेरे बेटा, अब यहां पर एक और चीज देखने वाली है, वो ये कि एक्सेलरेशन आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये केस में आपको नजर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिसेलरेट करता है। लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज हमें यहां पर अज्यूम करनी होगी कि अगर अपवर्ड मोशन टेकन एज पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड मोशन मस्ट बी नेगेटिव। तो अब हम यहां पे करते ये हैं कि अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब यहां पर तुम देखो, ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, और यहां पर जब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये -9.81। तो थ्रू आउट द जर्नी हमारे पास एक्सेलरेशन पॉइंट्स करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.81। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि ये 3.6 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आपके पास ये वेलोसिटी आप टेकन एज नेगेटिव, और ये 1.4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हमने अज्यूम किया कि अपवर्ड मोशन टेकन एज पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड वेलोसिटी आपके पास 1.4 आ गई। नाउ अब आप वैल्यूज को प्लग इन कर दें। 2 एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो गई, -9.81। ठीक है, हमें s निकालना है, ठीक है, और v स्क्वायर क्या है आपके पास, -3.6 का स्क्वायर, उसके बाद -1.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे, तो इसको प्लग इन करके हम देख लेते हैं। तो भाइयों, तो खतरनाक घंटे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3.6 का स्क्वायर -1.4 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया 11। ठीक है, फिर आंसर को डिवाइड कर दो 9.81 से, फिर जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर दो तो कितने से, 2 से, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, s की वैल्यू 0.56। ठीक है भाई, अरे यार ये तो जा ही नहीं रही, चलेंगे।
ठीक है भाई, तो 0.56 हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। कह रहा है टाइम जब 0 था तो उस वक्त आपके पास स्ट्रिंग टूट गया, रस्सी टूट गई। द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड एट टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, यानी इस टाइम पर आपके पास ब्लॉक ने जमीन पे लैंड कर गया। ऑन फिगर 2.2 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द ब्लॉक विद टाइम t फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ t आर नॉट रिक्वायर्ड। अज्यूम दैट v इज पॉजिटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो शुक्र ये कि हम ऑलरेडी हमारी जो कन्वेंशन थी अपवर्ड मोशन टेकन एज पॉजिटिव, इसने भी वही लिया हुआ है। तो मेरा बेटा जब आपके पास द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जिस वक्त स्ट्रिंग टूटा था, रस्सी टूटी थी, स्ट्रिंग ब्रेक्स, ठीक है, उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास पहला डाटा तो आ गया 1.4। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, तो आपके पास 1.4 था, है ना, 1.4 था, यस। तो 1.4 आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 1.4 और उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू t के ऊपर उसने हिट किया है ग्राउंड को। ठीक है, देखो द ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3.6 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड एट टाइम t इज इक्वल टू t, यानी इस टाइम पे जब स्पीड की वैल्यू 3.6 थी तो आपके पास ब्लॉक ने हिट किया ग्राउंड को। दूसरी चीज हमने कहा था डाउनवर्ड मोशन टेकन एज नेगेटिव, तो ये आपके पास -3.6 पे आप आ जाइए। तो इधर आ जाते हैं हम और यहाँ पे 2, 4, 6 ये टाइम है -3.6 का मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब आपके पास उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और हमने ये बात की है कि आपके पास एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी आपके पास नेगेटिव रहेगी, और ये हमने किया। तो हमने लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जिसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव हो। तो मेरा बेटा अगर लाइन इज पॉइंटिंग अपवर्ड, ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। अगर लाइन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। तो इट मीन्स कि आपके पास ये ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है एक, दूसरा आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्रेडियंट भी आपके पास नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, ये हमारे पास लाइन तैयार हो गई। ठीक है, नाउ और आगे चलते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपके पास क्या चीज होती है, ग्रेविटी होती है कि वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी और अपीयर्स टू बी एक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में खाली ओ लेवल से आप लोग लिख रहे हैं तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा, आगे चलते हैं। अ यूनिफॉर्म बीम ए बी इज अटैच्ड बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज टू अ वर्टिकल वॉल एट एंड ए। कह रहा है ये दिया आपके पास पिवट है। द बीम इज हेल्ड सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल बाय अ मेटल वायर CD। कह रहा है ये एक वायर CD है जिससे इसको बांधा गया है ताकि आपके पास ये बीम हॉरिजॉन्टल रहे। आगे चलते हैं। द बीम इज ऑफ लेंथ 0.96 मीटर एंड द वेट 23 न्यूटन। कह रहे हैं बीम की लेंथ जो है वो आपके पास टोटल लेंथ वो है कितनी, 0.96 मीटर्स। ठीक है, अच्छा तो मेरा बेटा यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, ये आपके पास दे दी है 0.96 मीटर्स। तो 0.96 का जो हाफ है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 0.48। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वेट होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो वेट है इस बीम का 23 न्यूटन, ये इसके सेंटर पर लाई करता है। और ये जो डिस्टेंस होगा
ये होगा 0.96 का हाफ विच इज 0.48 मीटर्स। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ वेट W रेस्ट ऑन द बीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर्स फ्रॉम एंड बी। कह रहे हैं ये एक ब्लॉक बी है, ब्लॉक W है, ब्लॉक का वेट W है और ये B से 0.2 मीटर के फासले पर है। तो भाई इस फासले का हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो पिवट से डिस्टेंस लेना होता है, पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये भी हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। तो पॉइंट यहां से यहां तक एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास किसके बराबर है, 0.56 प्लस आपके पास 0.2। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.76, है ना, 0.76 मीटर्स। ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। अच्छा, और आगे चलते हैं। The wire is attached to the beam at point D, which is a distance 0.4 meter from end B. कह रहे हैं कि ये आपके पास जो वायर है ये आपके पास कितना, इस पॉइंट डी से ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कह रहा है 0.4 मीटर्स है, नजर आ रहा है। द वायर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बीम ऑफ 45 न्यूटन। ठीक है, वायर जो है 45 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, नजर आ रहा है। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर, नॉट बीम, बाय द वायर ऑन द बीम, यानी ये जो वायर है जिस पे बेसिकली टेंशन द वायर 45 न्यूटन है, कह रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के दे दो। तो भाई हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ये कंपोनेंट बन गया और एक हमारे पास ये कंपोनेंट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास 45 साइन ऑफ 37 डिग्री। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 45 साइन ऑफ 37 डिग्री, और इसको जब कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक। कह रहा है कि भाई ये जो वेट ऑफ द ब्लॉक W है इसकी वैल्यू निकाल लो मोमेंट के फॉर्मूले से। तो बेटा मोमेंट का फॉर्मूला ये इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, इट मींस कि आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट, ये दो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है बेटा, देखो ये जो 23 न्यूटन की जो फोर्स है ये मोमेंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराई, और ये जो वेट है ये भी आपके पास इस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कराएगा। तो ये दोनों आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कराएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स है जो कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कराएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, क्या लिखे हम यहाँ पे लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है। क्लॉकवाइज कौन कौन दे रहा है, 23 और 23 न्यूटन की फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना है, ये रहा। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई बाय 0.48, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 0.48। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज के अंदर दूसरी जो फोर्स आ रही है वो आपके पास कौन सी आ रही है, ये जो वेट ऑफ द ब्लॉक है, ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इसका आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.76। तो W टाइम्स 0.76 लिख देते हैं, W टाइम्स 0.76 इज इक्वल्स टू आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास 45 साइन 37 डिग्री, और इसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास
ये रहा, कितना है 0.56 पिवट्स है। ठीक है, तो 45 साइन 37, 45 साइन ऑफ 37 डिग्री टाइम्स 0.56। अच्छा, अब जब आप इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, वेट, डब्ल्यू वेट या जो भी है, उसका आंसर आएगा 5.36 और ये हम लिखेंगे 5.4। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, द हिंज exerts a force on the beam at end A। ठीक है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। ठीक है भाई, तो मेरा बेटा अब हम यहां से देखते हैं, क्या कह रहे हैं, द हिंज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बीम एट ए। कह रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास हिंज जो है एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये रहा। ठीक है, ऑन टू द बीम। ठीक है, अब देखो ये बीम जो है न इस डायरेक्शन मूव कर रही है और ना ही ये बीम इस डायरेक्शन मूव कर रही है। इट मींस कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट था 45 साइन 37 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको क्या है होगा 45 कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी उतनी ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। दीज टू फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर, मस्ट कैंसिल आउट ईच अदर फॉर द बीम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी 45 cos 37। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 cos ऑफ 37 डिग्री और इसको जब आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.9 विच इज 36। नाउ अब वो आपसे कह रहा है द ब्लॉक इज नाउ प्लेस्ड क्लोजर टू पॉइंट डी ऑन द बीम। कह रहे हैं कि जी ये जो ब्लॉक है इसको मैंने प्लेस किया दिया क्लोजर टू पॉइंट डी ऑन द बीम, पॉइंट डी के करीब कर दिया। State whether this change will increase, decrease or have no effect on the tension in the wire। ब्लॉक को पॉइंट डी के करीब कर दिया। अब ब्लॉक ये रहा मेरा बेटा, ये रहा वो ब्लॉक। ठीक है, और पॉइंट डी जो है, मैं जरा 2 मिनट के लिए इसको हटाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये रहा पॉइंट डी। ठीक है, ये रहा पॉइंट डी। तो कह रहा है कि मैंने इस ब्लॉक को मूव किया है इस डायरेक्शन में और ये ब्लॉक यहां पे कहीं लाके रख दिया। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है उसकी वजह से टेंशन इन द वायर 45 न्यूटन जो है वो आपको हैव नो इफेक्ट ऑन द टेंशन इन द वायर। कह रहे हैं इसको करीब करने से टेंशन इन द वायर पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं वापस, पहले अपना ये कंपोनेंट जो था हम वापस उठा के ले आते हैं, यहां पे रख देंगे। ठीक है भाई, अच्छा, अब एक चीज ये देखो कि तुम्हारे पास 23 न्यूटन की जो फोर्स है वो कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो W है ये तुम्हारे पास जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसको सबको उड़ा देता हूं क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं रही ना। अब इधर आ जाओ, ये जो W है ये हमारे पास जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ये किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये W क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मोमेंट का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज द वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास ये वाली वैल्यू तो हो गई कांस्टेंट।
ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मोमेंट है, मोमेंट वो प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा हूं, ब्लॉक इज मूविंग क्लोजर टू द हिंज, ठीक है, क्लोजर टू पॉइंट डी, यानी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा बेटा क्या आप एग्री करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास डिक्रीज होगा तो मोमेंट भी डिक्रीज होगा? इट मींस कि क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास ओवरऑल डिक्रीज होगा। अब अगर इस बीम को मुझे जो है इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मेरे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था वो था 45 sin 37। तो अब अगर मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट डिक्रीज हो गया तो इट मींस कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मुझे कम करना पड़ेगा ताकि बीम जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम में रहे। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी डिक्रीज। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंपल डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, द स्ट्रेस इन द वायर इज 5.3 टाइम 10⁻7 पास्कल। ठीक है, हमें उन्होंने स्ट्रेस दे दिया है। आगे चलते हैं। द वायर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ सेकंड वायर दैट हैज अ रेडियस विच इज 3 times ग्रेटर। कह रहे जो नया वायर है उसका जो रेडियस है वो 3 गुना ज्यादा है ओरिजिनल वायर से, 3 times ज्यादा है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? द टेंशन इन द वायर इज अनचेंज्ड। कह रहा है टेंशन यानी फोर्स जो है टेंशन फ्री है। नाउ अब आपसे वो कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द सेकेंड वायर। मेरा बेटा टेंशन अनचेंज का मतलब टेंशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखूं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बना दूं तो मेरे पास हो गया स्ट्रेस टाइम्स एरिया इज इक्वल टू, दूसरे वायर के अंदर भी टेंशन सेम है तो दूसरे की भी फोर्स कौन सेम होगी, लिख के दिखा दो। स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां पे भी अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बना दूं, फोर्स बराबर जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो मेरा बेटा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, सेकेंड वायर को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, स्ट्रेस टाइम्स एरिया। अब आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू पहले वाले वायर की दी हुई थी, वो कितनी है? 5.3 टाइम 10⁻7 और इसका एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर था। जो दूसरा वायर है उसका स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस टाइम्स एरिया। अब इसका एरिया उसने क्या कहा है कि एरिया नहीं बताया बल्कि रेडियस बताया, 3 times ज्यादा है। तो यहाँ पे एरिया की जगह पाई और रेडियस में मैंने क्या लिखा? 3 times आर का स्क्वायर। बस अब क्या बचा? अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.9 टाइम 10⁻6। तो ये आपके पास एक छोटा सा काम था। नाउ नेक्स्ट, a horizontal spring is fixed at one end. A block is pushed against the other end of the spring so that the spring is compressed. ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जब आप फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। The block is released and accelerated along a horizontal frictionless surface as the spring returns to its original length. The block leaves the end of the spring with a speed of 2.3 meters per second. The block leaves the spring with a speed of 2.3 meter per second as shown in figure. ठीक है, नाउ नीचे फिगर में भी उसने ये चीज दिखाई है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? द ब्लॉक हैज मास, ये ब्लॉक का मास उसने दिया हुआ है 250 ग्राम। इसके अलावा उसने क्या कहा है? एंड द स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी। Assume that the spring always obeys Hooke's law and that all the elastic potential energy of the spring
इज ट्रांसफर्ड, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ट्रांसफर हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो बाय देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। हमारे पास मास दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है 2.3। बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला सवाल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास हो गया 1/2 मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 मास कितना था 250 और आपके पास ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाया और स्पीड आपके पास कितनी थी 2.3 और इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.66। नाउ आगे चलते हैं हम, और वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इमीडिएटली बिफोर द ब्लॉक इज रिलीज्ड। कंप्रेशन निकालने के लिए आपसे कह रहा है, ठीक है। यूजुअली हम सिलेबस में पढ़ते हुए कंप्रेशन के बजाय एक्सटेंशन के केसेस पढ़ते हैं। तो अगर आपको कंप्रेशन से थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप इसको एक्सटेंशन पढ़ लें कि एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक्सटेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जो उसने टिप दे दी है, वो क्या दे दी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हुई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, ये टिप दे दी है। अच्छा, अब तुम्हारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, उसका एक फॉर्मूला है 1/2 k टाइम्स x², वेयर x इज द एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, उस सवाल में कहा है कि सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये उठा के यहाँ पुट कर दो, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे आपने 0.66 रख दिया। 1/2 k की वैल्यू उसने दी हुई है और वो कितनी दी हुई है 420। तो यहाँ पे हम 420 पुट कर देते हैं और x का स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.056। नाउ बेटा अब नेक्स्ट हम करते हैं, आफ्टर लीविंग द स्प्रिंग द ब्लॉक मूव्स along the surface until it hits a barrier at a speed of 2.3 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास ये ब्लॉक जो है आपके पास यूं जा रहा था, ठीक है, with a speed of 2.3 मीटर्स पर सेकेंड और उस स्पीड से जाके उसने बैरियर को हिट किया, ठीक है। तो लेट से हम बैरियर थोड़ा सा दूर बना देते हैं, ये मेरा बैरियर था, इस स्पीड से इसने जाके हिट किया। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहा है द ब्लॉक देन रीबाउंड्स एट अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ब्लॉक जो है वो रीबाउंड करा जो स्पीड से, वो स्पीड थी कितनी आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे एंड मूव्स बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, और कह रहा है इसी पाथ पे ही, इस पाथ से आया तो उसी पाथ से वापस आ रहा है। द ब्लॉक इज इन कॉन्टेक्ट विद द बैरियर फॉर अ टाइम ऑफ 0. ये तो टाइम इन कॉन्टैक्ट जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.086। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। नाउ बेटा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप राइट वर्ड टेकन एज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, अगर आप कहते हैं ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं राइट वर्ड टेकन एज नेगेटिव तो लेफ्ट वर्ड आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कुछ भी आप ले लें, लेट से मैं राइट वर्ड को नेगेटिव ले लेता हूं और लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला कहता है मास टाइम्स वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी mv माइनस mu। मास कॉमन ले लो v माइनस u, ठीक है भाई। अब मास ये आ गया और तुम्हारे पास मास आ गया, मास की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। मास की वैल्यू क्या थी 250, तो यहां पे हम पुट करते हैं 250 टाइम्स 10 टू द पावर -3, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1.5 और वो हम पॉजिटिव में ले रहे हैं 1.5।
माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, -2.3, ठीक है भाई, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो मेरा बेटा ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में जब डालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा 0.95। उसके बाद उसने क्या कहा है, द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया आपने, टाइम दिया हुआ है तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपके पास 0.95 चेंज इन मोमेंटम है और ये टाइम आपके पास ऊपर लिखा हुआ है 0.086। तो 0.086 आप उठा के टाइम प्लग इन करें तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.0 या 11 डिग्री। अच्छा, द मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स ऑफ अ स्प्रिंग इज नाउ वेरीड in order to vary the kinetic energy of the block as it leaves the spring. ठीक है, assume that all the elastic potential energy in the spring is always transferred to the kinetic energy. ठीक है, sketch the graph to show the variation with x of ek. ठीक है, हमारे पास kinetic energy versus compression का ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है, एक्सेस दे दिए हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 kx²। तो मेरा बेटा आपके पास ये 1/2 और k ये आपके पास कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x²। तो स्क्वायर का रिलेशनशिप है, स्क्वायर के रिलेशनशिप में आपके पास लाइन बेंड होती है टूवर्ड्स y एक्सिस। तो ये आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, y = x² का ग्राफ है। नाउ आगे चलते हैं। टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स मीट टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव्स। कह रहे दो प्रोग्रेसिव वेव्स और वो भी साउंड की थी और वो एक दूसरे से मिली और स्टेशनरी वेव बना दिया। ठीक है, फिर द टू वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। कह रहे हैं कि जो कंडीशन है स्टेशनरी वेव बनाने के लिए कि एम्पलीट्यूड भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सारी चीजें सेम हो और ये दो वेव्स आपके पास एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, having the same frequency, amplitude, wavelength, when they meet they give rise to a stationary wave। खैर आगे चलते हैं। State the other condition that must be fulfilled by the two waves in order for them to produce the stationary wave। तो उसने एक चीज नहीं लिखी, two progressive waves traveling in opposite direction। ठीक है, तो यहां पे आपके पास they must travel in opposite direction। ठीक है, having the same frequency, wavelength and speed, when they meet they overlap, they give rise to a stationary wave। Now next part है आपके पास, a stationary wave is formed on a spring that is stretched between the two fixed point A and B। Figure 5.1 shows the string at time t = 0 when each point is at its maximum displacement। ठीक है, कह रहे ये आपके पास A और B के बीच में आपके पास एक जो है स्टेशनरी वेव हमारे पास फॉर्म हुई है। डिस्टेंस AB इज 0.8 मीटर। A से B तक जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। तो मेरे भाई यहां से ये आपके पास एक वेव हो गई और उसके बाद ये आपके पास दो वेव हो गई। इट मींस कि ये आपके पास डिस्टेंस AB जो है वो 2 लैम्डा के बराबर है। 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर्स। आगे चलते हैं। उसके बाद द पीरियड ऑफ द स्टेशनरी वेव इज 0.016। कह रहे हैं कि ये आपके पास टाइम पीरियड गिवन है। और आगे चलते हैं। ऑन फिगर 5.1 स्केच अ सॉलिड लाइन टू शो द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम t = 0.04 सेकेंड्स। तो भाई आपके पास 0.01 सेकेंड्स आपके पास वन टाइम पीरियड के बराबर है। तो 0.01 सेकेंड को अगर आपके पास 0.04 से
आप डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो t/4 होगा। ठीक है, तो आपके पास देखो 0.04 में क्वार्टर हुई, ठीक है, प्लस 0.04 में आपके पास हाफ हुई, टाइम t/2 हो गया। उसके बाद प्लस 0.04 में आपके पास 3/4 हुई और प्लस 0.04 में आपके पास फुल वेव बनी। तो 4, 8, 12 और 16 ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास हो गया टाइम कितना, t/4, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन। लेकिन इस पर जाने से पहले आपको एक चीज समझाना जरूरी है, वो ये कि आपसे वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास स्केच अ सॉलिड लाइन टू शो द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर 1/4 ऑफ द साइकिल। मेरे बेटा देखो, तुम्हारे पास वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगी, मैं एक पॉइंट को ले लेता हूं, लेट से इस पॉइंट को ले लेता हूं। तो ये पूरी वेव यहां पर पहुंचे दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, तो इसको कहते हैं वन टाइम पीरियड, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1t। तो आपके पास मेन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो दिस इज कॉल्ड t/2, और मेन पोजीशन से, सॉरी, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, दिस इज कॉल्ड t/2। ठीक है, और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मेन पोजीशन पे आ गया, दिस इज कॉल्ड t/4। तो मैं काम ही करता हूं, आपके लिए एक अलग से बना के दिखाता हूं, ऐड पेज। ठीक है भाई, अलग से आपको ये बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम क्या करें, हम करते ये हैं कि आपके पास ये एक वेव बना लेते हैं, इसके ऊपर हाथ फेर के, ये बेटा हमने एक वेव बनाई है यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको कट करते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास इतनी सी वेव को समझ लो कि जब तुम्हारे पास टाइम जो है कितना था, t = 0। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं जी। तो ये आपके पास जो टाइम है इस वक्त वो t = 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टेंट पे 1/4 ऑफ द साइकिल पे ये चीज मेन पोजीशन पे आ जाएगी और ये आपके पास इधर आ जाएगा, ये 1/4 ऑफ द साइकिल होगा। 1/4 ऑफ द साइकिल पे आपके पास जो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी मेन पोजीशन की, ठीक है, अब यहां पे हम जो है ये बना देंगे, ये देखो दिस इज आपके पास ये कब होगा, जब टाइम जो है t/4, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट पे अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये जो यहां से यहां तक 1/4 थी, अब उसके बाद यहां से यहां तक हाफ ऑसिलेशन रहेगी, यानी जो आपके पास ट्रफ था वो क्रस्ट बन जाएगा और जो क्रस्ट था वो आपके पास ट्रफ बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, 1/2 ऑफ द ऑसिलेशन। तो और ये देखिए, ये आपके पास अब ये वेव क्या हो जाएगी, टाइम t/2। उसके बाद थर्ड क्वार्टर 3/4 ऑसिलेशन पे फिर आपके पास ये चीज रिपीट हो जाएगी। कैसे, ये देखो, ये चीज 1/4 का मतलब क्या हुआ, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, तो ये जो टाइम हो गया ये हो गया 3t/4। उसके बाद वन कंप्लीट ऑसिलेशन पे अब आपके पास क्या होगा, अब ये वापस जो है ये चीज दोबारा कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर,
और ये कहलाएगा t इज इक्वल्स टू 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो देखो 1 कंप्लीट टाइम पीरियड या 1 कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है कि आप यहां से चले और इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे गए और यहां से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड 1 टाइम पीरियड, ठीक है। हाफ टाइम पीरियड क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए, जो कि मैंने ये दिखाया, ठीक है। और उसके बाद 1 क्वार्टर आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से आप ये मेन पोजीशन के ऊपर आ गए, जिसको मैंने ये दिखाया, ठीक है। तो उसने जो पहले वाले पार्ट में कहा था कि 1 क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन आप बना के दिखा दें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ये लेके यहां से यहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ये हमारे पास आ गया। और उसने क्या कहा है कि इसको लेबल कर दें आप P से, तो ये मैं P लिख देता हूं। उसके बाद फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0.024 सेकेंड्स। मेरे बेटा 0.024, हमारे पास एक टाइम पीरियड कितना होता है 0.016 सेकेंड्स। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसको मैं तोड़ूं, तो आपके पास क्या मैं यूं लिख सकता हूं 0.016 प्लस और 0.0 आपके पास 8 है ना, ये आपके पास ये हो जाएगा 0.008 होगा, ठीक है 0.008। तो 0.016 तो 1 टाइम पीरियड के बराबर हो गया। 1 टाइम पीरियड क्या मतलब, 1 टाइम पीरियड का मतलब ये कि पॉइंट इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो ये तो 1 टाइम पीरियड हो गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये वापस वेव यहीं पे पहुंची। 0.08 का मतलब क्या हुआ, आपके पास t/2, ठीक है। 0.04 आपके पास कितना था t/4, 0.08 कितना था t/2। तो ये आपके पास ये चीज जो है ये t/2। तो हमें यहां पे क्या चाहिए t/2, ठीक है। अब t/2 तुम देख लो कि किस तरह से होगा। तुम्हारे पास 1 क्वार्टर, दिस इज सेकेंड क्वार्टर, 2 क्वार्टर, दिस इज थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर मींस 1 कंप्लीट। तो सेकेंड क्वार्टर देखो तुम्हारे पास एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज बनेगा। तो अब आप ये चीज उठा के यहां पे चाहें तो ला के डाल दें, डिलीट, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। स्टाइल में लेके आप लेना इसका ग्रीन कलर, ठीक है भाई। बाकी वेव खुद ही बना लेंगे। तो ये मैं इतनी सी बना रहा हूँ, बाकी आपको कंप्लीट करनी है। नहीं ये आपको यहाँ पे ये इस तरह से बनानी है, यार बना ही देते हैं। ये आपके पास इधर आ गई और ये आपके पास इधर आ गई, ये, और इसने इसको कहा लेबल इट क्यू, इसको क्यू से लेबल कर दें। नाउ नेक्स्ट है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग। तो मेरा बेटा स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन कैपिटल T। हमारे पास सवाल में हमने शुरू में ही देख लिया था 2 लैम्डा बराबर है 0.8 के, तो लैम्डा आपके पास बराबर जाएगा 0.4 के। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.4 और 0.4, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 0.016। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। नाउ आगे चलते हैं। अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, यार ये मेलिस लॉ आजकल इसको बहुत पसंद है और ये मुसलसल हर साल ही, यानी जून में भी दे रहा है, नवंबर में भी दे रहा है और फेब मार्च में भी इस पे सवाल दे रहा है। अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी कितनी है I0। वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है कि आपके पास ये कुछ इस तरह की लाइट आ रही है, ठीक है।
और इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है आपके पास, आई नॉट, ये रही, ठीक है, ये इंटेंसिटी आई नॉट। Instead, normally on a polarizing filter that has its transmission axis at 30 डिग्री, कह रहा है कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये 30 डिग्री है और ये आपके पास पोलराइज लाइट आ रही है। और उसके बाद जब बीम यहां से पास हुई तो इंटेंसिटी बिकम्स आपके पास I1, ठीक है। हम आगे जाने से पहले जरा मेलिस लॉ का ये सवाल है तो यहां पे लिख लेते हैं, आपके पास इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजिंग फिल्टर, वी कॉल इट I, और यहां पे उसने दिया हुआ है I1, बराबर होता है इंसिडेंट इंटेंसिटी, यहां पर I नॉट दी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा सारा गेम जो है ना वो है थीटा का। थीटा ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, एंगल बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये देखो तुम्हारी पोलराइज लाइट जो है वो ये रही, मैं यहां बना देता हूं, ये पोलराइज लाइट हो गई, और तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन कितना है, ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास थीटा होता है। इस केस में एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर इज I1, इंसिडेंट इंटेंसिटी इज I नॉट, और थीटा मैंने तुम्हें बता दिया। दिस इज कॉल्ड मेलिस लॉ। आगे चलते हैं। The transmitted light from the first polarizing filter has intensity I1. The light is then incident normally on a second polarizing filter that has its transmission axis at 90 degree to the vertical. ठीक है, अच्छा। The transmitted light from the second filter has intensity I2. आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो I1 और I नॉट। I1 आपके पास क्या है, ये रही, आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर, और इंसिडेंट इंटेंसिटी तुम्हारे पास I नॉट है। तो ये हम लेके फॉर्मूला यहाँ पे उठा के प्लग इन कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ से उठा के इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास इंसिडेंट इंटेंसिटी हमें I1 अपॉन I नॉट की फॉर्म में देना है, तो I1 अपॉन I नॉट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, और एंगल कितना है भाई, ये देखो 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे उठा के 30 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में क्या दबाएंगे, cos 30, जो आंसर आए उसका स्क्वायर दबा दो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.75, किसके बराबर है, I1 अपॉन I नॉट के, ठीक है। तो ये आ गया 0.75, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, द रेशियो I2 अपॉन I नॉट। I2 अपॉन I नॉट, ओ I नॉट क्या है तुम्हारे पास, इंसिडेंट इंटेंसिटी, और I2 तुम्हारे पास क्या है, ये। अच्छा मेरा बेटा, तो ये तो हम बाद में निकालते हैं, पहले हम ये इस पोर्शन के ऊपर काम करते हैं। यहां से जो लाइट निकल के आएगी, इस पोलराइजिंग फिल्टर से जो लाइट निकल के आएगी वो 30 डिग्री के एंगल पे निकल के आएगी, यानी अब आपके पास जो इंसिडेंट लाइट होगी वो आपके पास इस तरह से होगी, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे बना देता हूं, यहां बना देता हूं। ये बेटा अब आपके पास पोलराइज लाइट आ रही है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब जब ये पोलराइज लाइट 30 डिग्री विद द वर्टिकल के एंगल पे ये जब चली, इधर से इधर पहुंची और ये इधर पहुंची, तो अब ये देखो ये तुम्हारे पास पोलराइज लाइट है, ये एरो हमारे पीछे रह गए, ये देखो ये तुम्हारे पास लाइट है, और ये तुम्हारा ये रहा जी, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको मैंने ऑरेंज कलर से शो किया, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है। अब तुम इंसिडेंट इंटेंसिटी क्या है, I1, और जो तुम्हारी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर तुम्हारे पास I2 है, और एंगल बिटवीन देम अब ये कितना बचा, तो मेरा बेटा देखो ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इसने, वर्टिकल से 90, ठीक है, और ये ऑलरेडी यहां से 30 डिग्री का एंगल लेकर आ रही है। देखो ये तुम्हारे पास 30 डिग्री का एंगल शुरू में, ओ माय गॉड, हाँ ये शुरू में 30 डिग्री का एंगल पे ऑलरेडी पोलराइज होकर आ रही है। अब सेकंड फिल्टर से पास हुई तो ये देखो ये एंगल है तुम्हारे पास वर्टिकल से 90 डिग्री, और ये तुम्हारे पास 30 डिग्री का एंगल पे आ रही है, तो ये एंगल
दोनों के दरमियान का एंगल कितना होगा, ये एंगल आपके पास बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देख लो तुम्हारे पास I2 यानी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बराबर है इंसिडेंट इंटेंसिटी, यहां पर क्या है I1 cos स्क्वायर, और थीटा आपके पास क्या होता है, एंगल बिटवीन द पोलराइज्ड लाइट का जो एंगल और आपके पास एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, पोलराइज्ड लाइट और एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन के बीच का एंगल, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख दिया 60 डिग्री। इसको हम यहां से उठाते हैं और हम अपनी इसमें लेकर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास cos स्क्वायर 60 तुम्हारे पास बन गया, कितना बन गया 0.25। तो I2 बराबर है I1 टाइम्स 0.25, ये तुमने यहां लिख दिया cos स्क्वायर 60 का आंसर। अब मेरा बेटा हम एक काम ही कर सकते हैं कि यहां पे I1 अपॉन I0 कितने के बराबर है, 0.75 के। तो क्या मैं यहां से यूं लिख सकता हूं कि I1 बराबर हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय I0। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि ये मैं I1 की जो वैल्यू है इसको लाके मैं इसमें प्लग इन कर सकूं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी 0.75 I0, और मेरे पास ऑलरेडी 0.25 था और यहाँ पर I2 था, और हमें क्या निकालना है I2 अपॉन I0। तो I2 अपॉन I0, अब आपके 0.75 को 0.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.1875 आएगा, तो ये बराबर जाएगा 0.19 के। हाय हाय, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। अब इस पर टाइम नहीं लगा रहे और आगे चलते हैं। अ बैटरी इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, एक रेजिस्टर एक्स है, एक रेजिस्टर वाई है, और ये आपके पास एक बैटरी है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एक्स इज ग्रेटर। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो मैं काम ही करता हूं, इसका नाम रख देता हूं आर एक्स और इसका नाम रख देता हूं आर वाई। और इसने क्या कहा कि आर एक्स इज ग्रेटर देन आर वाई। ठीक है मेरा बेटा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होता है। ठीक है, वो रेजिस्टर ज्यादा वोल्टेज पीता है। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस वाई। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। तो उसका स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रेजिस्टर डिसिपेट्स मोर पावर। ये तो बहुत ही आसान बात है भाई, जब उसने ये बात कह दी तो आपको तो पता है कि सीरीज सर्किट में आपके पास करंट सेम है, यहां ये भी लिख लो, करंट इज सेम यानी कांस्टेंट, और आपके पास जो पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वी आई। ठीक है, और हमने ये बात कर ली कि I जो है आपके पास कांस्टेंट है, तो पावर टोटली डिपेंड कर रही है वोल्टेज पे। तो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन भी ज्यादा होगी। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, X जो है वो पूछ रहे हैं कौन सा रेजिस्टर डिसिपेट मोर पावर, तो आप क्या लिख देंगे, X डिसिपेट्स मोर पावर। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा नाउ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट, आपके पास एक बैटरी दे दी है 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे दी, कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स पी एंड क्यू। ठीक है, आपके पास दो रेजिस्टर्स पी और क्यू दे दिए हैं। ठीक है, और आपके पास कुछ भी नहीं है मजीद। अच्छा आगे देखते हैं। अ टोटल चार्ज ऑफ 650 कूलम मूव्स थ्रू रेजिस्टर पी इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 540 सेकेंड्स। ये रेजिस्टर P है, यहां से जो चार्ज गुजर रहा है उसने कहा है 650 कूलम है और टाइम दे दिया 540। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम द रेजिस्टर P डिसिपेट्स 4800 जूल्स ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है रेजिस्टर P
वो 4800 जूल्स है। ठीक है, ये येलो जितना भी है पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ये कह रहे हैं द करंट इन रेजिस्टर Q इज 4.5, तो ऑलरेडी इसने पिक्चर में दिखाया हुआ है। अज्यूम दैट द EMF ऑफ द बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टर P। यार ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। आपके पास करंट का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q आपके पास 650 कूलम दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 540 सेकेंड्स। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास 1.2 एम्पियर करंट आ जाएगा रेजिस्टर P के थ्रू। तो यहाँ पे हम 1.2 एम्पियर करंट लिख देते हैं। जब 1.2 एम्पियर करंट P में से जा रहा है, 4.5 एम्पियर करंट Q में से जा रहा है, तो पीछे से टोटल करंट कितना आ रहा होगा उसको भी लेवल कर लेते हैं। तो ये आपके पास इन दोनों को सम कर लेते हैं 4 और ये आपके पास हो गया 5.7 एम्पियर करंट। तो ये हमने तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रहा है डेटा उसे हमने निकाल ली। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस देखो, रेजिस्टर P के अक्रॉस जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो 4800 जूल्स है। तो वोल्टेज का हमने एक फॉर्मूला, वोल्टेज बराबर है एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी उसने हमें कितनी दे दी है 4800, चार्ज दे दिया है 650। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जिंदगी आसान है। 4800 डिवाइडेड बाय 650, इससे आंसर आ जाएगा 7.38 यानी 7.4 वोल्ट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर P के अक्रॉस कितना आ गया 7.4। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 7.4 वोल्ट्स। देखो P और Q दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो यहाँ पे भी 7.4 वोल्ट्स ही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के लिए अगर हम यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन, तो बेटा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो टर्मिनल PD का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टर्मिनल PD बराबर है E माइनस IR। टर्मिनल PD आपके पास हमें पता चल गया 7.4 वोल्ट से जो बैटरी बाहर सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 7.4। उसके बाद EMF आपके पास कितना है 9 माइनस करंट आपके पास सर्किट में कितना है 5.7 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस का R ये रहा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से उठाते हैं, कट और उठा के इधर रख देते हैं ताकि हमारे पास याद है। तो भाई इन सब को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होगा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.280। तो आपके पास 0.28 ओम्स की रेजिस्टेंस आपके पास आ गई। नाउ आज के पेपर का आखिरी सवाल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऑफ यूरेनियम। तो यार आपके पास नीचे 92 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, 92, यार ये भी 92 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं, 92 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 238 में से हम 92 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 146 और वो हमारे पास क्या होंगे न्यूट्रॉन्स। द डीके ऑफ यूरेनियम 238 इज शोन बाय द इक्वेशन, आपके पास ये दे दी है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में x जो है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो ये 238 से 234 थॉरियम में आ रहा है तो ये 4 आ गया, 92 से 90 पर आ रहा है तो ये 2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर न्यूक्लियस x कैलकुलेट द रेशियो इन कूलम पर केजी ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। कह रहा है चार्ज टू मास रेशियो निकाल लो। तो आपके पास चार्ज x का कितना है 2, प्रोटॉन नंबर 2 है ना, तो 2e और मास नंबर कितना है 4 यानी 4u। अब मेरा बेटा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 टाइम 10 टू द पावर माइनस 19, ये हमारे क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ होता है। और 4 टाइम्स u जो है आपके पास कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये रहा। देखो भाई, ये तुम्हारे पास U यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1.66
और उसके बाद चार्ज ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ये दे रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है, हमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं आखिरी सवाल पे, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.8 टाइम 10⁻⁷। Now two particles P and Q each consist of 3 quarks. कह P और Q दोनों 3 quarks से मिलकर बने। These quarks are up and down quarks. Particle P has no overall charge. कह P के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप क्वार्क जो होता है इसके पास जो चार्ज होता है वो +2/3 E होता है, और जो तुम्हारे पास डाउन क्वार्क होता है इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1/3 E। तो आपने इनकी कंपोजिशन इस तरह बनानी है कि इनका नेट चार्ज पार्टिकल P का 0 आ जाए, जो कि ये बात कह रहा है। और पार्टिकल Q हैज एन ओवरऑल चार्ज ऑफ +2E वेयर E इज द एलिमेंट्री चार्ज। स्टेट द क्वार्क कंपोजिशन पार्टिकल P और पार्टिकल Q। तो मेरे भाई आपके पास ये बना सिंपल UDD। कैसे? अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3, ठीक है, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3, तो -1/3 और -1/3, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पे E भी लिख देता हूँ। तो भाई क्या गया, E भी लिख देता हूँ। तो अब ये देख लीजिए आप, +2/3 और -2/3 दैट गिव्स यू 0। पार्टिकल P हैज नो ओवरऑल चार्ज। पार्टिकल Q का ओवरऑल चार्ज हमें क्या निकालना है, +2। तो आपके पास +2, इसका मतलब ये हुआ कि ये बना आपके पास U। कैसे? U का चार्ज कितना है 2/3 +2/3 +2/3, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर हमने E लिख दिया। ये थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया 6/3, तो ये आ गया 2 + 2E। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।